बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हमारा CS 506 का लेक्चर नंबर 22 है। दोस्तों कांग्रेचुलेशन, ये मिड टर्म के सिलेबस का जो है वो आखिरी लेक्चर है। आज हमारा इंशाल्लाह मिड टर्म का जो सिलेबस है वो सारा CS 506 का कवर हो जाएगा। आपने अगर मेरी पूरी प्लेलिस्ट नहीं वॉच की 22 लेक्चर्स की तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको लिंक दे दिया जाएगा। आप वहाँ जाके वॉच करके इंशाल्लाह इस सब्जेक्ट के अंदर 4 GPA जो है वो हासिल कर सकते हैं अगर आप मेरे इन 22 लेक्चर को अच्छे से जो है वो वॉच कर लेते हैं। अब आज के दोस्तों लेक्चर के अंदर सीरियलाइजेशन हमने पढ़नी है। अब सीरियलाइजेशन क्या चीज़ होती है इसको देखते हैं। दोस्तों मैं आपको सिंपल कंसेप्ट में समझाऊंगा, ज़रा कोई बहुत लंबी डिटेल यहाँ पे बताऊंगा। सीरियलाइजेशन दोस्तों ये होती है, आपको याद होगा कि जब हमने तीसरे या चौथे लेक्चर के अंदर ना या छठे लेक्चर के अंदर तकरीबन हमने एक एड्रेस बुक बनाई थी जिसके अंदर हमने अपना डाटा जो है वो फाइल के अंदर स्टोर किया था। ठीक है, उसके बाद फिर हमने थोड़ा मज़ीद एडवांस बड़े और हमने फिर अपना डाटा जो है वो अपनी डाटाबेस के अंदर यानी MS एक्सेस के अंदर स्टोर किया। फिर हमने कल अभी रिसेंट लेक्चर नंबर 21 के अंदर सॉकेट पढ़ा जिसके अंदर हमने अपने सर्वर पे डाटा अपना स्टोर किया, अपने सर्वर पे नेटवर्क के थ्रू अपने सर्वर पे डाटा जो है वो स्टोर किया। तो दोस्तों इन तमाम कंसेप्ट्स के अंदर आप जो डाटा स्टोर करते हो तो उस डाटा को स्टोर करने के लिए भी आप एक लूप लगाते हो और बहुत एक लंबा कोड लिखते हो। ठीक है, और उसके बाद उसको रिट्रीव करने के लिए भी आप जो है वो एक लंबा सा कोड लिखते हो, एक एक 1 बाय 1 अपने ऑब्जेक्ट गेट करते हो, फिर उन ऑब्जेक्ट को डाउन कास्टिंग करते हो बहुत ज़्यादा मरतबा। यानी तकरीबन आपने जितनी दफ़ा मान लिया आपके पास 10 रिकॉर्ड है ना, 10 रिकॉर्ड आपने स्टोर किए हैं तो उन 10 रिकॉर्ड को 1 बाय 1 आपने लूप के साथ फैच किया और फैच करने के बाद उनको 1 बाय 1 क्या किया, पहले डाउन कास्टिंग की, डाउन कास्टिंग करके उनको उनके ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया, फिर जाके उसे स्क्रीन पे डिस्प्ले किया। तो ये एक बहुत लंबा प्रोसेस था जो कि हमें बिल्कुल बोरिंग जो है वो कन्वर्जन हो रही थी। ठीक है, तो सीरियलाइजेशन ने आपके इस जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। तो सीरियलाइजेशन क्या होती है, सीरियलाइजेशन के अंदर मान लें आपने 50,000 डाटा स्टोर किया हुआ है या फर्ज करें 10 डाटा आपने स्टोर किए हुए हैं। दोस्तों आपको यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट के थ्रू आपको डाटा फैच करने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई आपको लूप लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सीरियलाइजेशन ऑटोमेटिकली आपके डाटा जितना भी डाटा पड़ा हुआ उसको ऑटोमेटिकली एक ही दफ़ा फैच करती है और सिंपली हम उसे स्क्रीन पे डिस्प्ले करते हैं। और इसी तरह आपने एक ही दफ़ा जितना डाटा लेना है वो यानी जो भी डाटा आपने रखना है वो डाटा लो, लेने के बाद आप उसे उठाओ सीरियलाइजेशन के लिए के साथ जो है वो अपने डाटाबेस में स्टोर कर दो, अपने सर्वर पे स्टोर कर दो, अपने जो है फाइल हैंडलिंग के अंदर फाइल में स्टोर कर दो। तो ये जो है बहुत ईजी है सीरियलाइजेशन। तो बेसिकली सीरियलाइजेशन ने आपकी ज़िंदगी को इस तरह से आसान बनाया कि आपको वो जो कोडिंग करते हुए डाटा फैच और पुट करते हुए वो जो लूप्स लगानी पड़ी थी ना, वो जो लंबा कोड लिखना पड़ रहा था 1 बाय 1, वो नहीं आपको करना पड़ेगा। डायरेक्ट आप ऑटोमेटिकली ऑटो सिस्टम के साथ सारा डाटा जो है वो मैनेज करेंगे। तो यहाँ पे देखें यू वांट टू सेंड एन ऑब्जेक्ट टू अ स्ट्रीम, कहता है सीरियलाइजेशन से पहले कहता है ये प्रॉब्लम ये थी कि जब हम अपना कोई पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट यानी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट जब हम अपना पास करते हैं, ऑब्जेक्ट स्ट्रीम करते हैं, तो कहता है उस वक्त हमें क्या होता है जी, बोरिंग कन्वर्जन फ्रॉम अ फाइल टू मेमोरी, यानी फाइल से मेमोरी तक जो कन्वर्जन होती है ना, यानी वो जो फाइल से डाटा उठाकर हम फाइल में से डाटा उठाकर उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उस ऑब्जेक्ट को जाके मेमोरी में रखते हैं और फिर मेमोरी में हीप के अंदर जाके आपका ऑब्जेक्ट जो है उसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। तो ये बहुत लंबा और बोरिंग कंसेप्ट था जो कि हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया। सो कहता है जी रिकॉल दैट एड्रेस बुक प्रोग्राम रीड डाटा फ्रॉम फाइल एंड देन पार्सेस इट, यानी सर कह रहे हैं जो रिकॉल करो, जरा याद करो जब हमने लेक्चर नंबर 6 या 7 के अंदर एड्रेस बुक बनाई थी तो तब आपने डाटा जो है वो फाइल के अंदर स्टोर किया था अपनी फाइल हैंडलिंग के अंदर। तो तब आप जो है एक बहुत लंबा कोड लिखते थे जिसमें आप लूप लगा देते थे, वो सारा कुछ करते थे। तो उसको ख़त्म करने के लिए हमने जो है रीविजिटिंग एड्रेस बुक सर कह रहे हैं अब ज़रा दोबारा से ना रीविजिट करते हैं एड्रेस बुक को। तो आपके पास ना एक लेक्चर 6 के अंदर आपने एक टेक्स्ट फाइल बनाई थी पर्सन्स के नाम से, उसमें आपने इस तरह डाटा स्टोर किया था, अली कामा फिर आगे उसका सिटी फिर आगे एड्रेस उसका फिर आगे कामा लगा उसका फ़ोन, फिर इस तरह आपने 3 रिकॉर्ड जो इस तरह स्टोर किए थे अपने फाइल हैंडलिंग के अंदर, जो कि बहुत ही लंबा प्रोसेस था और बहुत ही बोरिंग कंसेप्ट था। अब इस डाटा को रखने के लिए और डाटा को फैच करने के लिए आपने ये कोड कुछ इस तरह कोड परफॉर्म किया था। यानी आपने जो है पहले एक फाइल रीडर बनाया, फिर बफर रीडर बनाया। फाइल रीडर जो है वो आपकी फाइल को ओपन करने के लिए यूज़ होता है, बफर रीडर आपका फाइल में डाटा रीड करके उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद फिर बफर रीडर में कितना डाटा है उन सब को 1 बाय 1 गेट करने के लिए आपने एक लूप लगाते थे, वो एक लंबा प्रोसेस करते थे, फिर 1 बाय 1 उस डाटा को लेके वेरिएबल में वैल्यू पुट करते थे, फिर जाके आप स्क्रीन पे डिस्प्ले करते थे। तो ये एक बहुत लंबा प्रोसेस था। इस प्रोसेस से बचने के लिए कहता है यू हैव सीन लॉट ऑफ पार्सिंग कोड इज रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्टिंग लाइन इनटू पर्सन इन्फो ऑब्जेक्ट, यानी आपको बहुत ज़्यादा लाइन लिखनी पड़ती थी, बहुत ज़्यादा पार्सिंग करना पड़ता था कोड, किस काम के लिए, अपने कोड को कन्वर्ट करने के लिए पर्सन इन्फो क्लास की ऑब्जेक्ट के अंदर।
ठीक है, तो बात समझ आती है। तो दोस्तों सीरियलाइजेशन ने क्या किया, हमारे डेवलपर की ज़िंदगी को आसान बना दिया है। ना आपको ये पार्सिंग करनी पड़ती है, ना आपको लूप लगानी पड़ती है, ना आपको लंबा कोड लिखना पड़ता है, हर काम जो है वो ऑटोमेटिकली ऑटो सिस्टम से होगा। ठीक है जी, चलें जी, सीरियलाइजेशन इन जावा। दोस्तों जावा प्रोवाइड्स एन एक्सटेंसिव सपोर्ट फॉर सीरियलाइजेशन। इसके लिए ऑब्जेक्ट नाउन होस्ट टू रीड और राइट देमसेल्व्स टू स्ट्रीम, यानी जब आपने ऑब्जेक्ट के थ्रू डाटा रीड या राइट करना हो तो उसके लिए हम सीरियलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। कहता है इसकी प्रॉब्लम क्या थी, जो एज यू नो ऑब्जेक्ट कैन क्रिएटेड ऑन हीप। ये सारा मैंने आपको बता दिया डिटेल से, ऊपर यही बात बता गया हूँ कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो आप, वो मेमोरी में जब हीप में क्रिएट होता है, उसकी स्टेट्स मेमोरी में सेव होती हैं, फिर उसकी डिफरेंट जो रीस्टोर डाटा उसका स्टोर होता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमने जो है वो सीरियलाइजेशन को प्रेफर किया। अब सीरियलाइजेशन है क्या दोस्तों, एक इंटरफेस है, एक क्या है, इंटरफेस है। और इस इंटरफेस को आप इंप्लीमेंट करते हो अपनी उस क्लास के अंदर जिस क्लास के अंदर आपके वो डाटा मेंबर्स हैं जिनमें आप डाटा स्टोर कर रहे हो। ठीक है, जैसे पर्सन इन्फो आपकी क्लास है जिसमें आप डाटा स्टोर कर रहे हो। सो सीरियलाइजेशन उस क्लास का यूज़ होता है जिस क्लास का आपने ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हो, यानी जिस क्लास के ऑब्जेक्ट का डाटा आप रीड एंड राइट कर रहे हो। ठीक है जी, ओके जी। उसके बाद सर कह रहे हैं जी सीरियलाइजेशन जो इंटरफेस है ना, ये किस पैकेज के अंदर इंपोर्ट है, ये इसको यूज़ करने के लिए आपको जो पैकेज इंपोर्ट करना पड़ता है उसका नाम है java.io.static। ठीक है, यानी java.io पैकेज इंपोर्ट करना पड़ता है। उसके बाद टैगिंग इंटरफेस, कहते हैं ये एक टैंजिंग एक इंटरफेस है जो क्या करता है, हैज़ नो मेथड्स एंड सर्व्स। ठीक है, इसके पास कोई जो है एक्स्ट्रा मेथड नहीं है दोस्तों, ये ऑटोमेटिकली जो है ऑटो सिस्टम के साथ सारा डाटा जो है वो आपका रीड एंड राइट करता है। तो ये तो थ्योरेटिकल बातें हैं, ये तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। आप चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट है जी ऑटोमेटिक राइटिंग, यानी ये ऑटोमेटिकली सिस्टम के साथ राइटिंग है। द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू स्ट्रीम, यानी आपके ऑब्जेक्ट की स्टेट्स को जो है वो उठाता है और उठा के जाकर स्ट्रीम में रख देता है। रेफरेंस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट का, अगर आपका कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है तो कहता है टेक्स केयर, ये बहुत अच्छे तरीके के साथ उसको उस चीज़ को मैनेज करता है। सीरियलाइजेशन उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करता है। ये होता है ऑटोमेटिक राइटिंग। उसके बाद ऑटोमेटिक रीडिंग, यानी आपका जो दोस्तों सीरियलाइजेशन है ना, ये स्ट्रीम एंड रिक्रिएट ऑब्जेक्ट इन मेमोरी, ये सारा काम ये खुद करता है। ये यानी ये स्ट्रीम से डाटा को ऑब्जेक्ट को रिक्रिएट करता है मेमोरी के अंदर, और फिर उसके साथ डाउनकास्टिंग करके, डाउनकास्टिंग खुद ब खुद यानी डाउनकास्टिंग करके हम फिर उस डाटा को स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देते हैं। तो यानी ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, रीडिंग भी परफॉर्म करता है। उसके बाद सीरियलाइजेशन हो इट वर्क, कहता है ये वर्क कैसे करती है। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आप अपनी पर्सनल क्लास, अगर फर्ज करें आपने डाटा जो है वो आउटपुट करना है यानी फाइल में भेजना है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करोगे, अपनी वो क्लास जिसके ऑब्जेक्ट के अंदर डाटा आपका पड़ा हुआ है, यानी आपकी पर्सनल इन्फो क्लास जिसमें आपका डाटा स्टोर है, आपके वेरिएबल्स आईडी नेम वो सारे वेरिएबल जिस क्लास के अंदर पड़े हुए हैं, आपने अपनी पहले पर्सनल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम नाम से ऑब्जेक्ट बनाया, फिर उसके साथ आपने डाटा जो है वो अपनी इस पी ऑब्जेक्ट का उठा के फाइल में भेज दिया। इस तरह रीड के लिए होता है। रीड के लिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम और उसके अंदर इन लगा देते हैं, और उसके बाद फिर हम डाटा जो है टाइप कास्टिंग करके अपने डाटा को स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे आगे कोड, ये कोड मैं आपको डिटेल से सिखाता हूँ। चलें आगे हम दोस्तों यहाँ पे, अब ये कोड को अपने अच्छे से समझना। इसके बाद सामने सर्वर के थ्रू, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर सर्वर के थ्रू डाटा स्टोर करना सिखाया ना, सर्वर के अंदर नेटवर्क के थ्रू, तो उसके अंदर भी सर ने जो है वो सीरियलाइजेशन करना सिखाई हुई है। तो ये जो है ना फाइल वाली सीरियलाइजेशन मैं करके दिखाता हूँ, नेटवर्क के थ्रू सॉकेट वाली सीरियलाइजेशन आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। ठीक है जी, चलें तो एक मैं करता हूँ, एक आप कीजिएगा। तो फाइल पे गए, न्यू प्रायोरिटी के ऊपर क्लिक किया, जावा विद आंट के ऊपर क्लिक किया, जावा एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया। यहाँ पे अपने हमने नाम दे दिया, मान लें क्या नाम दे दिया, पर्सन, यहाँ फर्ज करें एड्रेस बुक नाम देते हैं, एड्रेस BOOK के बुक, एड्रेस बुक नाम दे गए, मैंने फिनिश के ऊपर क्लिक कर दिया। चलें जी, ये आपका एड्रेस बुक जो है बन के आ गई है। सो यहाँ से ये जो कमेंटिंग इसने की हुई है सारी रिमूव कर दें। ठीक है जी, ये कुछ इस तरह से, ओके जी। उसके बाद ये कमेंट भी रिमूव कर दें, और यहाँ से ये स्पेस जो है वो ख़त्म कर दें। अच्छा जी, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों आपने एक जो है वो पैकेज इंपोर्ट करना है जिसका नाम है import java.io यानी इनपुट आउटपुट .static, यानी सारी की सारी उसकी क्लासेस। उसके बाद अब अपने अपनी पर्सनल इन्फो क्लास बनानी है जिसके अंदर आप अपना डाटा जो है वो सेव करेंगे। तो उसके लिए आपने लिखा यहाँ पे क्लास का नाम क्या रखना है, पर्सन इन्फो, और इस पर्सन इन्फो क्लास के साथ हमने इंप्लीमेंट करना है अपना इंटरफेस सीरियलाइजेशन। तो उसके लिए आपने लिखा इम्प्लीमेंट्स, और इम्प्लीमेंट्स के आगे अपनी इस इंटरफेस का नाम सीरियलाइजेशन
सीरियलाइजेबल ये आपने लिख दिया, ठीक है जी। तो ये लिखते हैं सीरियलाइजेबल, ये इंटरफेस का नाम है, ठीक है जी, ये लिख लिया आपने। अब दोस्तों आपने अपने इस पर्सन इन्फो क्लास के अंदर क्या बनाने हैं, अपने सबसे पहले डाटा मेंबर बनाने हैं, यानी वेरिएबल बनाने हैं, इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट करने हैं। सो उसके लिए आप क्या लिखोगे, सबसे पहले इंट आईडी, फिर आपने लिख दिया स्ट्रिंग नेम, फिर मुझे चाहिए एड्रेस, तो उसके लिए मैंने लिखा स्ट्रिंग एड्रेस, और फिर मुझे चाहिए उसका फ़ोन नंबर, तो मैंने लिखा स्ट्रिंग PHONE फ़ोन। ये लंच इतना कर दिया आपने। तो ये हमने इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट कर लिया। अब हम बना लेंगे एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जिसके थ्रू हम नीचे से डाटा फैच करेंगे और उसको इन अपने वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करेंगे। तो उसके लिए आपने क्या किया, आपने कहा पर्सन इन्फो, ठीक है जी। तो पर्सन इन्फो जो आपकी क्लास है, आपने कहा उसका जो है ना एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दो। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जिसका सेम नेम क्लास के नेम जैसा होता है, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। अब इसके अंदर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में आप नीचे से वैल्यू गेट करने के लिए 4 वैल्यूज गेट करनी है। सबसे पहले इंट आईडी कॉमा स्ट्रिंग नेम कॉमा स्ट्रिंग एड्रेस कॉमा फिर आपने लिखा स्ट्रिंग PHONE फ़ोन। अब दोस्तों यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे अपने इंस्टेंस वेरिएबल्स के नाम और ये जो आपने यहाँ पे वेरिएबल्स बनाए इनके नाम सेम रख लेंगे, तो कोई इशू नहीं है। तो फिर दोस्तों जब आपके इंस्टेंस वेरिएबल्स के नाम और ये नाम सेम होते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम दिस, अब जो आपने हमारे ये जो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं इनको एक्सेस करने के लिए हम दिस कीवर्ड लगाते हैं। तो दिस डॉट ID इक्वल टू, और ये वाली आपकी ID वाला वेरिएबल सिंपल ID। तो दिस जो है वो सिर्फ आपके इसके साथ लगता है, ये जो इंस्टेंस वेरिएबल है, ठीक है जी। उसके बाद हमने लिखा दिस डॉट नेम इक्वल टू आपका नेम वाला वेरिएबल, ठीक है जी। उसके बाद हमने लिखा दिस डॉट एड्रेस इक्वल टू एड्रेस वाला वेरिएबल की वैल्यू उठा के इंस्टेंस वेरिएबल में रख दो। उसके बाद हमने कहा दिस डॉट फ़ोन इक्वल टू PHONE फ़ोन। ये लंच इतना कर लिया। लेकिन हमने ये क्या किया, बेसिकली हमने अपना पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो है वो रेडी कर लिया। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को रेडी करने के बाद जब डाटा स्टोर कर लिया हमने, अब इस डाटा को स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए ID नेम एड्रेस फ़ोन को हमने यहाँ पे एक मेथड बना लिया जिसका नाम हमने रखा वाइड, और मैंने इसका नाम रख लिया पर्सन इन्फो डिस्प्ले, ये नहीं पर्सन इन्फो डिस्प्ले बस। और इसके अंदर आपने क्या किया, इसके अंदर आपने आगे साउट कर दिया कि आप आपने कहा मेरी जो ID है वो डिस्प्ले कर दो, और ID में पड़ी हुई है ID वाले वेरिएबल में। सो उसके बाद आपने साउट किया, उसमें आपने लिखा नेम, और आपका नेम किस में पड़ा हुआ जी, नेम वाले वेरिएबल में। फिर आपने साउट कर दिया, और आपका एड्रेस है, और एड्रेस किस में पड़ा हुआ है, एड्रेस वाले वेरिएबल में। फिर आपने साउट किया, और एड्रेस के बाद फ़ोन है PHONE फ़ोन, और फ़ोन किस में पड़ा हुआ है, फ़ोन वाले वेरिएबल में। चलें जी, आपने डिस्प्ले करने के लिए 4 कमांड्स लिख दी। अब आगे आप अपने मेन के फंक्शन में, यहाँ पे आगे आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ये अपनी पर्सन इन्फो क्लास का, ताकि आप इसको एक्सेस कर सकें। सो आप यहाँ पे आपने कहा पर्सन इन्फो और उसका P नाम से ऑब्जेक्ट बना लिया इक्वल टू न्यू मेरी पर्सन इन्फो क्लास, पर्सन इन्फो लें जी। अब इस पर्सन इन्फो क्लास के अंदर आपने कौन सा कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे इसको वैल्यूज़ पास करें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो पहले क्या जी ID है, तो तरतीब से वैल्यू पास करनी है, जैसे आपने ऊपर तरतीब लिखी हुई है ना, ID नेम एड्रेस फिर फ़ोन, फिर इसी तरतीब से हमने डाटा यहाँ पे देना। सो यहाँ पे आपने पहले दी ID, फिर आगे स्ट्रिंग नेम है स्ट्रिंग डबल कोट्स के अंदर आपने लिखा खिजर, फिर बाहर कामा, तीसरी वैल्यू क्या थी एड्रेस, तो एड्रेस मैंने दे दिया कामों के, और फिर कामा, और फिर चौथी वैल्यू क्या आ जी जनाब आपकी आपका फ़ोन नंबर, तो मैंने कहा 4578 मान इधर आपने कर दिया। आपने क्या करना है, जब आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया अपनी पर्सन क्लास का, अब आपने जनाब फाइल में डाटा जो है वो सेंड करना है, यानी फाइल में डाटा इनपुट करना है। सो उसके लिए आप सबसे पहले तो ट्राई लगाओगे ना, ट्राई कैच, ताकि अगर कोई एरर आए तो वो हमारा ट्राई कैच जो है वो उसे हैंडल कर ले। तो उसके लिए आपने कहा ट्राई कैच, और ट्राई कैच के अंदर आपने एक्सेप्शन डाल दी EXCEPTION एक्सेप्शन, और आपका ऑब्जेक्ट बना लिया E नाम से। और इसमें हमने कहा E ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी एरर आए उसको प्रिंट स्टैक ट्रैक कर दो, यानी उसका ट्रैक जो है वो स्टैक का जो ट्रैक है वो ट्रेस करके उसे प्रिंट कर दो। ओके जी, इतना तो आपको पहले भी आता है। अच्छा जी, अब सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे ट्राई के अंदर आगे, ट्राई के अंदर आगे मैं पहले लिख देता हूँ जी
सेंड डाटा इनटू फाइल। ठीक है जी, ये अब ये सेंड हम करने लगे डाटा अपने फाइल के अंदर। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप उसके लिए बनाएंगे अपनी फाइल का ऑब्जेक्ट। तो उसके लिए आप लिखोगे फाइल, तो फाइल में दोस्तों डाटा सेंड करना हो, उसके लिए हम फाइल आउटपुट स्ट्रीम का हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है बिल्ट इन जो है ना होती है, क्लास होती है। तो हमने लिखा फाइल आउटपुट, आउट पी का पी स्मॉल में आएगा, आउटपुट स्ट्रीम, और आगे में आपने इसका नाम रख लिया एफ आउटपुट स्ट्रीम, यानी FOS इक्वल टू न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम। और इसके अंदर हम राउंड ब्रेसेस के अंदर अपनी फाइल का जो भी हमने नाम रखना है वो पास करते हैं। तो मैंने अपनी फाइल का नाम रखना है पर्सन, तो मैंने पर्सन डॉट DAT डेट जो है इसका रख लिया डाटा टाइप, यानी एक्सटेंशन इस फाइल की। तो बेसिकली एक होती है, जिस तरह आप पहले क्या यूज़ करते थे, आप लिखते थे TXT टेक्स्ट। ठीक है, एक दोस्तों टेक्स्ट बेसिकली एक ऐसा फॉर्मेट होता है जिसमें आप जब आप फाइल को ओपन करते हो तो आपको लिखा हुआ डाटा सारा नजर आता है। लेकिन आप अगर डॉट डेट एक्सटेंशन यूज़ करोगे ना तो उसमें लगा होगा डाटा तो आपको नजर आएगा, लेकिन वो एक ऐसी लैंग्वेज में होगा जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी। तो इसलिए हम बेसिकली ऐसा डेट फॉर्मेट, डेट जो एक्सटेंशन है ये क्यों रखते हैं, ताकि हम अगर कोई बंदा हमारी फाइल ओपन कर भी ले नोटपैड की तो उससे डाटा जो है वो नज़र सही तरीके से वो रीड ना कर सके। तो इसलिए हमने डेट फॉर्मेट यूज़ करते हैं। चलिए जी, अब आपने फाइल का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब आपने अपने ऑब्जेक्ट आउटपुट ऑब्जेक्ट का जो है ना वो वेरिएबल क्रिएट करना है। तो उसके लिए आप लिखते हो ऑब्जेक्ट और आगे सेम आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, और आपने इसका नाम रख लिया OS इक्वल टू, और आगे आपने लिखा न्यू, और न्यू के आगे आपने लिखा ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम, और उसके अंदर आपने ये जो अपना फाइल का वेरिएबल क्रिएट किया ना FOS, ये पास कर देना। तो यहाँ पे आपने लिख दिया FOS। तो अब क्या होगा, पहले आपने फाइल को क्रिएट किया, फिर आपने उस फाइल के अंदर जो है वो क्या करने लगे हैं, उस फाइल के अंदर डाटा पुट करने के लिए, डाटा जो है सेंड करने के लिए आपने जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से आप जो है फाइल में डाटा राइट करोगे। तो इस ऑब्जेक्ट को आपने अब यूज़ करना है, तो OS ऑब्जेक्ट का आपने इस्तेमाल करना है। तो आपने लिखा OS डॉट, और आगे दोस्तों राइट करने के लिए हम लिखते हैं राइट ऑब्जेक्ट, राइट WRITE राइट ऑब्जेक्ट। तो राइट ऑब्जेक्ट के अंदर आपने अपना वो ऑब्जेक्ट पास करना है जिसके में आपका डाटा पड़ा हुआ है। तो दोस्तों मेरा डाटा किस में पड़ा हुआ है, मेरा डाटा दोस्तों इस P ऑब्जेक्ट में पड़ा हुआ है, क्योंकि आपको पता ना हमने इस पर्सन इन्फो क्लास के अंदर ये डाटा भेजा हुआ है अपना। सो मैंने अपने इस पर्सन इन्फो वाली क्लास का हमेशा ऑब्जेक्ट जो है पास करना। तो यहाँ मेरा P ऑब्जेक्ट में डाटा पड़ा हुआ है, सो मैंने यहाँ पे P पास कर दिया। अब दोस्तों जब आपने P पास कर देना, उसके बाद अब आपने अपने कनेक्शन क्लोज कर देने हैं। सबसे पहले क्या करना है, अब आपने कनेक्शन क्लोज करने हैं, क्लोज कनेक्शन। कौन सा कनेक्शन, ये जो आपने ओपन किए थे, ये फाइल आउटपुट स्ट्रीम वाला और ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम वाला। तो दोस्तों जो ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम है ये बाद में ओपन हुआ ना, तो इसे पहले क्लोज करेंगे। तो जो चीज़ बाद में ओपन होती है उसको पहले क्लोज करते हैं। तो आपने लिखा OS डॉट क्लोज। चलें, उसके बाद फिर पहले फाइल आउटपुट स्ट्रीम ओपन हुआ था, इसको बाद में क्लोज करेंगे। तो आपने लिखा FOS डॉट क्लोज। तो दोनों कनेक्शन आपने क्लोज कर दिए। चलें, इतना कर लिया आपने, बढ़िया हो गया। अब आपने दोस्तों ये डाटा सेंड तो कर दिया फाइल में सक्सेसफुली। अब फाइल में से डाटा रीड करके आपने उसको अपने इस पर्सन इन्फो क्लास के इस मेथड के जरिए जो स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है। तो वो कैसे करेंगे, बहुत ईजी है। देखें डाटा राइट करने के लिए, देखिए आपने कोई लंबा कोड लिखा है, कोई आपने बहुत लंबा कोड लिखा हो, देखें कितना हमारा काम ईजी कर दिया किसने, सीरियलाइजेशन ने। ठीक है जी, अब यहाँ पे आप आए, अब आप यहाँ पे क्या करने लगे जनाब, टेक डाटा फ्रॉम फाइल। ठीक है, टेक डाटा फ्रॉम फाइल। अब आपने सेम क्या करना है, सेम दोस्तों यही चीज़ यूज़ करनी है, सेम यही चीज़ यूज़ करनी है। सिर्फ जहाँ पे आउटपुट स्ट्रीम आ रहा है वहाँ पे इनपुट स्ट्रीम लगा देना। तो यहाँ पे आउटपुट की जगह पे आपने लिख देना इनपुट, बस। क्योंकि जब डाटा फाइल में से रीड करते हैं ना, जब फाइल में डाटा राइट किया तो तब आउटपुट स्ट्रीम यूज़ करते हैं, और जब फाइल में से डाटा रीड करके स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना हो तो फिर इनपुट स्ट्रीम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे आप इनपुट स्ट्रीम का नाम चेंज कर दो, FIS लिख दो। FIS मीन फाइल इनपुट स्ट्रीम, और यहाँ पे भी इनपुट स्ट्रीम हो जाएगा। तो इनपुट स्ट्रीम, और आगे अपनी सेम उसी क्लास का नाम जो क्लास का नाम आपने ऊपर आउटपुट स्ट्रीम में दिया था। उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पे जिस तरह ऊपर हमने ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम था ना, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम होगा, क्योंकि डाटा आपने रीड करना है। सो ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम, और इसका मैंने IS नाम से ऑब्जेक्ट बना लिया। आगे हमने लिखा ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम, यहाँ पे भी चेंज कर दिया ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम, और यहाँ पे आप अपना ऑब्जेक्ट पास करें। कौन सा ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट जो आपने ऊपर फाइल का बनाया, FIS
ये पास कर दिया। अब दोस्तों जब आपने ये पास कर दिया तो आपका ये पूरे डाटा जो फेच करके अब आपने ये ऑब्जेक्ट तो दे दिया फाइल में से डाटा रीड करने के लिए। तो अब आपने फाइल में से डाटा रीड कैसे करना है उसके लिए हम लिखते हैं जनाब, यहाँ पे जो डाटा आप रीड करेंगे उसको आपने क्या करना है, कन्वर्ट करना है इस पर्सन इन्फो क्लास के अंदर, इस पर्सन इन्फो क्लास के अंदर। सो पर्सन इन्फो क्लास में कन्वर्ट करने के लिए आप डाउन कास्टिंग करेंगे। सो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस लाइन को हटा दें और यहाँ पे सबसे पहले लिखें पर्सन इन्फो, जिस क्लास में कन्वर्ट करना है उस क्लास का नाम पर्सन इन्फो। आगे मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, मान लें P1 के नाम से, या सॉरी मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है P के नाम से, तो मैंने कहा P इक्वल टू, आगे डाउन कास्टिंग कैसे होती है, राउंड बेसिस के अंदर अपनी क्लास का नाम बता दें। तो मेरी क्लास का नाम है पर्सन इन्फो, और बाहर जाके जो आपने डाटा गेट करना है वो गेट करें। अब तो डाटा रीड कैसे करेंगे उसके लिए दोस्तों ये जो आपने ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है ना IS नाम से, इसको लिखें। तो हमने कहा IS डॉट, और रीड करने के लिए हम लिखते हैं रीड ऑब्जेक्ट, बस इतना हम लिख देना जनाब। आप ये क्या करेगा, ये आपको डाटा रीड करेगा, रीड करके उसके डाउन कास्टिंग करेगा, डाउन कास्टिंग करके उसको P में रख देगा। अब ये जो P में डाटा आया है इसको अपनी स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है, तो कैसे करेंगे आप, उसके लिए सिंपली लिख देंगे P डॉट, उसके अंदर जो प्रिंट मैं डॉट पर्सन इन्फो डिस्प्ले वाला फंक्शन है उसको आपने कॉल कर दिया। तो क्या होगा, जैसे P में डाटा आया तो उसने साथ ही अपने पर्सन इन्फो डिस्प्ले वाले फंक्शन कॉल करके आपके सारा डाटा जो है वो ऑटोमेटिकली जो है स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिया। कोई देखें आपको वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई डाटा आपको फेच करने के यानी वो डाटा अलग अलग करके वेरिएबल रखने की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ नहीं करना पड़ा। अब यहाँ पे कनेक्शन क्लोज करें, तो यहाँ पे लिखें क्लोज कनेक्शन, और यहाँ पे क्लोज कनेक्शन करने के लिए आप क्या लिखोगे, इज डॉट क्लोज और उसके बाद एफ इज़ डॉट क्लोज। तो अब यहाँ पे दोस्तों जैसे हमने FIS डॉट क्लोज किया उसके बाद अब मैं इसको कंपाइल करके आपको दिखाता हूँ। कंपाइल एंड रन किया और ये देखें ये आपका डाटा सबसे पहले फाइल में गया और फिर फाइल से आगे यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। तो इस तरह दोस्तों आप कोड करते देखो कितना ईजी होगा सीरियलाइजेशन यूज़ करने से। देखो हमने जस्ट 3 लाइन लिखी है तो हमारा सारा डाटा फाइल में जा भी रहा है और फाइल से आ भी रहा है। ठीक है जी, अब मैं नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या चीज़ आती है जी। ओके जी, आगे आ जाते हैं जी ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन। ओहो एक मिनट हरे, नेक्स्ट क्या चीज़ आ रही है जी, ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन एंड नेटवर्क। यानी नेटवर्क के थ्रू अगर आपने और सीरियलाइजेशन करनी है तो सर ने उसके तरीका भी बताया हुआ है सारा, उससे सर ने कोड सारा किया हुआ है। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं फाइल वाला बैक करवाऊंगा, नेटवर्क वाला आपने करना। तो नेटवर्क वाला जो कोड है वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर 21 में भी करवाया था, उसमें से थोड़ी सी आपने जो है वो सीरियलाइजेशन का ऐड कर देनी है तो आपको सारा काम हो जाएगा। ये देखें सारा कोड ने वैसे किया भी हुआ है और मैंने हाईलाइट भी आपके सामने के लिए किया हुआ है कौन कौन सी लाइन यहाँ पे कोड वाली है और कौन सी कमेंट वाली है। कमेंट वाली को मैंने हाईलाइट नहीं किया, कोड वाली फाइल को हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है, यानी चीज़ों को हाईलाइट किया हुआ है। उसके बाद प्रीवेंटिंग सीरियलाइजेशन। दोस्तों सीरियलाइजेशन में क्या होता है कि कहते हैं हम जो अगर डाटाबेस में डाटा स्टोर कर रहे हैं ना, तो मान लें कि हमारा कुछ ऐसा डाटा है जो सेंसिटिव है, यानी मान लें जैसे पासवर्ड, इंसान का पासवर्ड। तो आप जब तक कभी भी पासवर्ड जो है वो कभी भी मुझे नेटवर्क के थ्रू जो है वो सेंड ना हो, तो आप क्या करेंगे उसके लिए दोस्तों जिस वेरिएबल का डाटा, यानी जिस इंस्टेंस वेरिएबल का डाटा जो है वो आपका सेंसिटिव है, आपको लगता है ये डाटा बड़ा सेंसिटिव है, दोस्तों उसके शुरू पे आप ट्रांसिएंट लिख दें, ट्रांसिएंट कीवर्ड लगा दें। ट्रांसिएंट कीवर्ड लगाने से क्या होता है दोस्तों, ये ट्रांसिएंट कीवर्ड ना अगर आपने वहाँ पे सीरियलाइजेशन की होगी ना तो आपकी हर वेरिएबल के ऊपर, मान लीजिए ये जो वेरिएबल हमने यूज़ किया हुआ है, जैसे ये वेरिएबल बनाया हुआ है जनाब आईडी, नेम, एड्रेस, फ़ोन, इन सब के ऊपर जो है सीरियलाइजेशन अप्लाई हो रही है। लेकिन अगर आप इसमें से किसी वेरिएबल के साथ शुरू पे ट्रांसिएंट लगा देंगे ना तो उसके ऊपर ये सीरियलाइजेशन अप्लाई नहीं होगी, बल्कि वो जो है ना वो वाला ऑब्जेक्ट आपको, वो वाला इंस्टेंस वेरिएबल आपको सिर्फ नल रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? नल। और ये हम क्यों करते हैं? ये हम दोस्तों तब करते हैं जब हमने सीरियलाइजेशन इस्तेमाल की हो और हमारा किसी इंस्टेंस वेरिएबल डाटा जो है वो बड़ा ही सेंसिटिव हो, यानी बहुत ही हसास हो, और हम चाहते हैं कि वो कभी भी किसी बंदे को नज़र ना आए, तो उसके लिए फिर हम उस चीज़ से शुरू पे ट्रांसिएंट कीवर्ड लगा देते हैं। अब ट्रांसिएंट कीवर्ड के कुछ फीचर्स यानी सर ने यहाँ पे बताया हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कहते हैं ट्रांसिएंट सॉकेट एस। अगर आपने सॉकेट के साथ ट्रांसिएंट यूज़ करना है तो सॉकेट के शुरू पे आप ट्रांसिएंट लगा दें। आपने आउटपुट स्ट्रीम के साथ ट्रांसिएंट लिखना तो आप उसके साथ लगा दो। आपने कनेक्शन क्रिएट करते हुए ट्रांसिएंट लगाना तो आप उसके साथ लगा दो। या और सर ने नेक्स्ट बताया हुआ है ट्रांसिएंट फील्ड्स आर रिटर्न्ड एज नल, कि जितनी भी ट्रांसिएंट फील्ड होती हैं वो सारी की सारी हमें क्या रिटर्न करती हैं? नल रिटर्न करती हैं ऑन रीडिंग, जब हम डाटा को रीड करते हैं। अब यहाँ पे सारे ट्रांसिएंट जो है वो यूज़ करना भी सिखाया हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पे यूज़ करना सिखा देता हूँ। यहाँ पे मान लें अपने फ़ोन नंबर जो है, मान लें हमारा सास है, हम चाहते हैं फ़ोन नंबर किसी को नज़र ना आए, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? ट्रांसिएंट, ये कीवर्ड लगा देंगे। अब क्या होगा, ये फ़ोन नंबर के ऊपर जो है ना ये सीरियलाइजेशन अप्लाई नहीं होगी, ये जो है मुझे नल रिटर्न करेगा। अब तो मैं करता हूँ आपको कंपाइल एंड रन करके दिखाता हूँ।
और यहाँ पे देखें अभी फ़ोन नंबर आ रहा है मेरे पास। क्यों आ रहा है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ना हमारे कई दफ़ा ऐसे होता है कि हमारे बग आ जाता है कई दफ़ा, यानी कुछ एरर आ जाते हैं कंपाइलर के अंदर। सो आपने उसका सोल्यूशन किया, आपने रन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे क्लीन एंड बिल्ड प्रोवाइड के ऊपर क्लिक करना है, यानी अपने प्रोवाइड को एक दफ़ा क्लीन करना है, साफ़ करना है उसको पहले पूरा। ठीक है, जब आप इतना कर लेंगे उसके बाद दोस्तों आपने दोबारा से कंपाइल के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो दोस्तों फ़ोन नंबर क्या आ रहा है? नल आ रहा है। नल क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने कहा ये मेरा डाटा बहुत ही हसास है, सो आपने उसके शुरू पे ट्रांसलेट लगा दिया। चलें, यहाँ तक आपका मिड का सिलेबस सारा ख़त्म। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।